नमस्कार साथियों। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं जनाब आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आई होप ऑल इज वेल। तो साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को, चाहे यूपीजीडीसी का हो, यूपीजीडीसी, जीआईसी हो, जीडीसी हो, केएसएसबी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस, एनवीएस, इस प्रकार के, चाहे कॉलेज कैडर हो लेक्चररशिप के लिए, कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, और या फिर आपका कॉलेज कैडर के स्कूल कैडर के टीजीटी पीजीटी लेक्चरर के लिए, स्कूल लेक्चरर, स्कूल टीचर के लिए, हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी साथ ही, उसका नाम है हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका भी, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। दो तीन तीसरा क्या है कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, तो हम आपको वहाँ से ज्वाइन करा देंगे अपने व्हाट्सअप ग्रुप में। वो व्हाट्सअप ग्रुप आप नोट कर सकते हैं। उसको वो नंबर है आपका हमारा 9250710079। इस नंबर पर अपना नाम और डिटेल लिख करके मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए हमें, हम आपको ग्रुप में हमारे में ज्वाइन करा देंगे। ठीक, तो ये तो थे हमारे चैनल के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। तो क्लास में सबको पता होगा साथ ही हमारा फास्ट रिवीजन चल रहा है एमसीक्यू के माध्यम से। एंशिएंट इंडिया हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2 लेक्चर मॉडर्न इंडिया के हो चुके हैं। पूर्व आपका मुगल उत्तरकाल, मुगल का उत्तरकाल और व्यापारिक कंपनियों का हमारा 3rd लेक्चर है ये। ठीक है, इसी संदर्भ में 80 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वो कहता है आपके सामने ये रहा। एक मिनट। हाँ, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 81, कि अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें। रपट मतलब रिपोर्ट, रिपोर्ट को हिंदी में रपट बोलते हैं, ध्यान देना चीज़ का। बहुत कुछ सिखाऊंगा, साथ बने रहे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। रपटों को पढ़ें और नीचे देखे कूट वाक्य थे उनका सही कालानुक्रम पता करें। कथन और कारण वाला समझ लीजिए। कहता है कि नेरेटिव नहीं, कथन और कारण भी 3 कथन दिए हुए हैं। हाँ, कहता है कि नेरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। सेकंड कहता है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 टू 50। और थर्ड कहता है आउटरम रिपोर्ट्स। तो इनका कालानुक्रम में लगाना कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? साली दोबारा गर्मी हो गई। 3 दिन में इतना बारिश डाल दी रहा ऊपर वाले ने भी। 3 महीने में जो बारिश नहीं हुई ना, पूरे चौमासे में जो बारिश नहीं हुई, 3 दिनों में डाल दी इतनी बारिश, और अब फिर वही गर्मी हो गई। मौसम में पता नहीं क्या होता जा रहा है। जैसा इंसान बदल गया ऐसा ही ऊपर वाला बदल गया, ऊपर वाला ने बदल दिया अपना हिसाब। नेचर भी बदल गया यार, इंसान के देखे देखा। क्वेश्चन करने का राइट आंसर करने के लिए साथियों आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर का ऑप्शन चूज करके पुटअप करना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ सबने दे दिया होगा आंसर इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। हाँ, बी, ठीक है। इनके ऑलरेडी मैच है ये होगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। आउटर रिपोर्ट को देख लेना, आउटर रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं कुछ, 2 कथन दिए हुए हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। 2 कथन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही कौन सा गलती बताना आपने। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो एक ही और ना ही दो, दोनों कथन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर कुछ कथन दिए गए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए कौन सा कथन सही है इनमें से। 83 क्वेश्चन नंबर। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 83 का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि 2 और 3rd। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, इसका अमाउंट मुझे गलत लग रहा है, इसमें से देख लेना आप क्या गलत है। देखिए ये परसेंटेज है ना, ये भी थोड़ी सी सही नहीं दी हुई है, इस वजह से गलत है, बाकी दोनों ठीक है नीचे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित सही कालक्रम क्या है, नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। अमृतसर की संधि और चतुर्थ में आंग्ल मैसूर युद्ध, 1 2, ये 2 ध्यान रखना, आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। और लाहौर की संधि और ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ राज्य से संबंध संधि जो है, तो कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई है बताइए आप। कुछ लोग बहुत ना ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं हमारे इस बैच में, है ना, सबको पता कौन कितने पानी में है। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करते हो यार, जो सिस्टम चला उसी को फॉलो करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 1 4 3। ये अपना देख लेना भाई, कौन पहले हो कौन बाद में। आगे कहता है कि उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4, चारों कथन मेरे बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है, एक कथन गलत है, 3 कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जहांदार शाह सत्ता मिला, ये गलत है। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का, कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सुमेलित नहीं है। हाँ, ये टीपू सुल्तान को सिक्के दिए हुए हैं जिनका कि एक तरफ सिक्के दिए हुए एक तरफ उनका वजन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा सिक्का जो है उनके वजन के साथ मैच नहीं करता कहता है। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काजिमी, ये इसका पैमाना गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, बताइए कौन सा एक सही सुमेलित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से बताइए।
सिंपल क्वेश्चन है ये तो, इजी क्वेश्चन आ रहा, इजीली आप लोग बता सकते हो आसानी के साथ में, कुछ है नहीं इसमें तो। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात हो रही है, जो कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच में हुआ था ना। चार युद्ध कब कब हुए थे, कौन कौन से उनके बीच में फिर संधियाँ हुई थी, सारा देख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के युद्ध, पंजाब के युद्ध हैं, और आपके ये आंग्ल सिख युद्ध, मराठों के साथ में युद्ध, ये सारी चीज़ें देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कब संधियाँ हुई, अफगान युद्ध, बर्मा का युद्ध, और आपके नेपाल के साथ युद्ध, सुगोल की संधि, ये वो संधियाँ, वो संधियाँ, सब संधियाँ आ जाएंगी आपके इसमें। मराठों के साथ कब कब युद्ध हुआ है, मराठों के आपस के युद्ध कब कब हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये गलत है। अरे अरे, एक मिनट 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 एक मिनट, कौन सा एक सुमेलित, अच्छा सुमेलित पूछा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, यानी कि जो एक सही सुमेलित है वो पूछा, हाँ ठीक है। क्योंकि चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के अंदर जो टीपू सुल्तान पराजित किया गया था, युद्ध के बीच में ये बेचारा मर गया था। ये हुआ था आपका 1799 के अंदर, आंग्ल मैसूर चौथा युद्ध, फोर्थ युद्ध, बैटल ऑफ आंग्ल मैसूर फोर्थ। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख चलते हैं। मीर मदन मीर जाफ़र का दीवान निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है। हम्म एक सही सुमेलित कौन सा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, हलवा क्या रबड़ी क्वेश्चन आ गया ये तो। क्यों कामिनी, रबड़ी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये बताना आपने, इसमें इसमें कुछ है ही नहीं खास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगत सेठ जो था वो बंगाल का एक प्रसिद्ध सेठ था। ये आराम खोर था, निकम्मा नकारा क्या बोलते हैं, ये वो था गद्दार, अपने देश का, जिसने गद्दारी की, गद्दारी की वजह से इसने उसको हरवा दिया था, गुप्त समझौते किए इसने अंग्रेजों के साथ में, पैसों को लेन देन करके। और वो मीर कासिम जो था नवाब, सॉरी, शुजाउद्दौला को मरवा दिया इसने। ये था आपका प्लास्टिक युद्ध की बात है। इंडिया के लोग इसी वजह से सारे बेईमान कहलाते हैं, अंग्रेजों ने इसीलिए इन्हीं के द्वारा मरवाया। में से विचार कीजिए, दो कथन दिए हुए में थे। एक कहता है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का आरोपण किया। बी कहता है, आर कहता है कि रीजन, टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही, किंतु आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करना ही करता है। आगे मैं दिखाता हूँ आप सभी को। आंसर करो फिर बताता हूँ क्या ड्रामा कहानी है इसकी, बताइए जरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो दिया हुआ इन्होंने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ए और आर ए की व्याख्या बिल्कुल सही करता है, सही है, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि टीपू सुल्तान ने जो था स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, और वो उससे प्रभावित था, क्या वो फ्रांसीसी क्रांति से, जो कि 1789 में हुई थी, 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति। आगे तो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 और 4। ये मैच नहीं करता इसके साथ में, ना ही ये मैच करता इसके साथ में, बाकी ये दोनों सही है। राय दुर्लभ जो था ये बंगाल का नवाब, बंगाल के नवाब का कोषाध्यक्ष था, ठीक है, वित्त मंत्री एक प्रकार से कह सकते हैं। और ये जगत सेठ जो था ये मुर्शिदाबाद का सेठ था, ये पैसे वाला बंदा था जगत सेठ। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है। टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा एक सही नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है, टीजीटी का क्वेश्चन है। उसने समुद्री सेना नहीं बनाई, ये गलत है, सबको पता है उसने समुद्री सेना थी उसके, उसने बेड़ा बनाया था फ्रांसीसियों को, वो अपने उसमें क्या बोलते हैं उसमें, उसकी आर्मी में थे बहुत से लोग बाहर की, उसने अपनी आर्मी को फ्रेंच के तौर पे प्रशिक्षण भी दिया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह से बात में है। महाराजा रणजीत कहता है, फर्स्ट ए कहता है महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, मतलब फैक्ट्री लगाई उन्होंने तोपों के लिए। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। और डी कहता है कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया। कौन सा गलत है इनमें से एक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अली मर्दान खान ने बंगाल के राज्य में नई पद्धति प्रारंभ की, एक गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक बता देता हूँ आपको, ये जो सवाई जयसिंह ने 3 राजा हुए जयसिंह के नाम से। जयसिंह के नाम पे कितने राजा हुए आपके 3, एक तो वो जयसिंह राजा जो कि आपके अकबर के समकालीन था, एक सवाई राजा जयसिंह, या जो यहाँ पे एक था मिर्जा राजा जयसिंह। तो जरा बताइए इनमें से मोटा राजा किसे कहा गया है। जब शिकायत लेके जाते हैं दरबार में, मुगल दरबार में लोग शिकायत लेके जाते हैं कि वो तो हमारी सुनता ही नहीं है, तो वो तत्कालीन मुगल सम्राट कहता है अरे उसके बारे में छोड़ो यार, वो तो मोटा राजा है, मजाक में कहता है वो मुगल शासक। कौन सा मुगल शासक था और कौन से राजा के बारे में वो कहता है ऐसा, ज़रा बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। PYQ का आया वो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के माध्यम से पूछा गया है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था। हाँ, चौथे आंग्ल मैसूर का प्रारंभिक तत्कालीन कारण, यानी कि तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पता होगा आपको भी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीपू की शक्ति पूरी तरह नष्ट कर देने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर के ऊपर हमला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही सूची 1 और सूची 2 को मैच मेकिंग करिए। एक तरफ घटनाएं दी हुई, एक तरफ उनके संबंधित व्यक्ति दिए हुए हैं कि कोई बड़ा क्वेश्चन हो गया भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है, और कुछ समय के जो है कौन से क्या बोलते हैं वायसराय थे। वायसराय तो बहुत बाद में आए थे, गवर्नर जनरल कह सकते हैं। कौन सा गवर्नर जनरल किसके समय, कौन से युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल भी बाद में बनाए गए थे, देखा जाए तो गवर्नर ही कह पाएंगे हम इनको।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फटाफट चलो यार, देखो टाइम नहीं है अपने पास अभी इतना, बहुत क्वेश्चन पेंडिंग है। ये बी जो है ना ये सही हो जाएगा आपका। बी बोले तो 5 4 1 3, ये बी 5 फर्स्ट का हो जाएगा आपका कर्नल स्मिथ। 5 बी का चौथा हो जाएगा आपका सेकंड आंग्ल मैसूर था आपके वारन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, सी का फर्स्ट हो जाएगा थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था ये आपका कार्लाड कॉर्नवालिस के समय। और चतुर्थ मैसूर युद्ध था ये हो जाएगा आपका सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर ये आपका लॉर्ड वेलेजी के टाइम पे हो जाएगा। कॉर्नवालिस 1793 1792 में युद्ध हुआ था जो आपका थर्ड था वो। ठीक है, 1799 में चौथा के समय तो आपको पता हो कॉर्नवालिस के बाद में लॉर्ड वेलेजली आ गया था। जान शोर भी हुआ था बीच में 98, उसके बाद लॉर्ड वेलेजली आ गया था। तो ये कुछ फैक्ट है, इन क्वेश्चनों को ना अच्छे से देख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा रेफरेंस के लिए आपके फ्यूचर में। आगे तक सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के साथ नीचे दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर का चूज कीजिए। सूची 1 और 2 वर्ष और घटनाएं कब कब हुई थी, ये आगे मैंने बोला है ना आपको। आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल गफान युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुए, मैच करिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का थर्ड बी का फोर्थ। ए का थर्ड बोले तो 1775 में आ जाएगा, हो जाएगा आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, बी का 1780 के अंदर हो जाएगा आपका सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, और सी का फर्स्ट हो जाएगा 1824 में हुआ था आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1838 में हो जाएगा आपका ये डी का 2 हो जाएगा, 1838 में हुआ था आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस प्रकार से मैच हो जाएंगे। सारे युद्धों को देख लेना आप और इनसे संबंधित सारी संधियों को भी देख लेना आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार 1 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अरे यार, बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। आज भी अगर आप देखो साथी, कोई दिल्ली जाए ना, दिल्ली में अगर आप जाओ नई दिल्ली की तरफ, जब NH8 से जयपुर से दिल्ली की तरफ अंदर घुसते हैं ना, तो वसंत विहार होते हुए जो रास्ता जा रहा है, वसंत विहार होते जाए तो वहाँ पर बहुत सारे दूतावास हैं। दूतावास बोल तो एम्बेसीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की, USA की, चाइना की, जापान की हैं, रसिया की, फ्रांस की, अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की भी एम्बेसी है वहाँ पे, मतलब दूतावास है। तो वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ के दूतावास हर देश में हैं, ऐसे वहाँ के दूतावास हमारे देश में भी होते हैं। तो आज वहाँ पे हमारे देश का दूत जो भेजा जाता है विदेशों में उसे बोलते हैं IFS ऑफिसर होता है वो, है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा का प्रशासक होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है वो। सबसे बड़ी सेवा मानी गई IFS, फिर IAS, इस तरह से IPS वगैरह हैं। तो IFS 2 होते हैं अलग, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा जो कि एग्रीकल्चर और उसमें होता है फॉरेस्ट से संबंधित, वनों से संबंधित, और एक IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा। तो भारतीय विदेश सेवा वाला उसको संभालता है, उसी के अंडर बहुत सारा स्टाफ होता है उसका। उसके बच्चों को अगर मैरिड है तो बाहर ही एजुकेशन दी जाती है, उसके लिए होता है। बड़े हैं तो इग्नू के सेंटर होते हैं, छोटे हैं तो मेरे ख्याल से NVS या KVS का सेंटर होता है वहाँ पर, हर जगह पर। आई बात समझ में, बहुत लंबा प्लान होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो ये 96 का जो राइट आंसर होगा सबको पता होगा, ये हैदर अली था। इस बंदे बहुत एडवांस सोचने वाला बंदा था, पढ़ा लिखा था। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाए जाने के पक्ष में नहीं था। बताइए, 4 ऑप्शन देखिए, 4 में से कौन सा वो पक्ष में नहीं था अवध को।
ब्रिटिश साम्राज्य मिला जाने का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन था ये। कर्नल था, आर्मी का बंदा था। अगर अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सही कहता है, बताइए कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 98 बी। ये सिंपल कौन है? सादात, तो ये मुल्क था, क्या बोलते हैं, सादात खान बुरहानुल मुल्क करके। तो ज़रा बताइए इसका अवध का जो अंतिम नवाब कौन था, कोई बताएगा ज़रा? अवध का अंतिम नवाब कौन था? PYQ में से ही पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साम्राज्य का वजीर नियुक्त कर दिया था, यानी कि एक प्रकार से होम मिनिस्टर कह सकते हैं। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? हाँ, अवध की पहली राजधानी कौन सी थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप सभी को साथियों, क्या कि सैटरडे, नेक्स्ट जो सैटरडे अब आ रहा है ना, सैटरडे को शाम 4 बजे हमारी गूगल मीट होएगी। गूगल मीट के लिए तैयार रहना सभी साथियों से अपील करता हूँ मैं। शाम 4 बजे लिंक उसको आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों जगह मिल जाएगा। तो टाइम से ज्वाइन हो जाना, फ़ोन को फुल रिचार्ज करके रखना, अपना डाटा बचा के रखना। तो मिलते हैं सैटरडे को शाम 4 बजे गूगल मीटिंग पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैजाबाद, जिसको कि अयोध्या ही बोलते हैं। पहले अयोध्या, फिर फैजाबाद और फिर से अयोध्या। जैसे कि पहले प्रयाग था, फिर उसका नाम बदल करके मुगल काल में हुआ आपका इलाहाबाद, और इलाहाबाद का फिर दोबारा सरकार ने बदल दिया नाम उसका प्रयागराज, ठीक। तो ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं चीज़ें। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, ये सबको पता होगा। हाँ, इतना बड़ी क्वेश्चन आ गया, श्रीरंगपट्टनम थी। TGT का क्वेश्चन है। ये क्या कहते हैं कि बेडनूर लुंड केंद्र गुहा किस शासक के इस काल से संबंधित है? ये कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं मध्य और दक्षिण भारत के। तो ये जो क्षेत्र हैं किस शासक से संबंध रखते हैं, बताइए ज़रा।
बेडनूर, लुंड, केंद्रा और गुहा किस शासक से के काल से संबंधित क्षेत्र हैं? बताइए साथियों। तो ये जो शासक क्षेत्र है साथियों, ये संबंध रखते हैं आपके प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा जीते गए क्षेत्र, विजित क्षेत्र या जीते गए क्षेत्र। पायल को तो कुछ कम समझ में आती है हिंदी, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, कुछ वो बंगाल से बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है उनके लिए। चलो कोई बात नहीं। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बिल्कुल सही कहता है। हम्म प्रजामित्र मंडली, मैसूर की बात हो रही है, टीपू सुल्तान का शासनकाल। मैसूर में जो था स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन स्थापित किया गया था मैसूर का, जो उसका नाम था प्रजामित्र मंडली की स्थापना किसने की थी, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये देख लेना अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाडियार वंश का विरोध। दक्षिण भारत का एक राजवंश था, उसका विरोध करना था, प्रजामित्र मंडली के द्वारा एक राजनीतिक संगठन बनाया उन्होंने। राजनीतिक संगठन बोले तो पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से। कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में, जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बताइए सकते कितने अंग्रेजी सेना की कमान किसने संभाली थी जिसमें मृत्यु हुई थी उसकी? अभी बताया आपको, ऊपर ही आया था ना। कौन से युद्ध में, युद्ध कब हुआ था, कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनरल हैरिस। वो पहले जो आया था वो क्या बोलते हैं, जनरल आपका गवर्नर जनरल था। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है अंग्रेजी सेना, एक प्रकार से सेनापति कौन था, अंग्रेजी फौज को लीड करने वाला कौन था, तो लीड करने वाला जो था वो था आपका जनरल हैरिस। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 104 हो चुके हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 आ गया है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय थी, दुधारू गाय था? हाँ, कि जब मर्जी उसको पकड़ के दूध लो, दूध निकाल लो। एक ऐसा राज्य था जिसके बारे में कहा गया है ना कि जब मर्जी उसको उसमें से निकाल लो, हाथ डाल करके। वो एक ऐसी थैली थी सोने के अशरफियों तो भरी हुई, इसमें जब मर्जी अंग्रेज हाथ डालते और अशरफियाँ सोने की निकाल सकते थे। इस प्रकार का एक शासन राज्य था। तो कौन सा था वहाँ वो राज्य, उसके बारे में बताना आपने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका, सबको पता होना चाहिए इसका, तो अवध राज्य था वो।
टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? अभी आया था, रबड़ी क्वेश्चन। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। कहाँ पर युद्ध हुआ था ये? कौन से स्थान पर हराया था? और ये कौन सा युद्ध था? बताइए साथियों, कौन सा युद्ध था और कौन से स्थान पर हुआ था जिसमें कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया था? मार मार के बहुत मारा था इसने, टीपू सुल्तान ने। ये दो अलग अलग है, कन्फ्यूज मत होना। सेरिंगपट्टनम अलग है, श्रीरंगपट्टनम अलग है। ये श्रीरंगपट्टनम नहीं है, ये सेरिंगपट्टनम है। सेरिंगपट्टनम अलग स्थान का नाम था और आपका श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम जो कि टीपू सुल्तान के साम्राज्य मैसूर की राजधानी थी वो अलग था। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर, इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोलीगर, पोलीलूर। पोलीगर अलग, पोलीलूर है। यहाँ पोलीलूर के युद्ध में, पोलीलूर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था 1780 में। आगे था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? फर्स्ट एंगल बैटल। सिंपल क्वेश्चन है तो बता सकते हो इजीली आप। खोया क्वेश्चन है, इसको खोया क्वेश्चन कह सकते हैं। क्यों कामिनी? पाल सर आप भी यार बीच बीच में ना कुछ इमेज भेज दिया करो, मैं बोर हो जाता हूँ। बीच बीच में कुछ हाय हेलो करते रहा करो, सन्नाटा मत लाया करो ग्रुप के अंदर, थोड़ा एक्साइटमेंट रखा करो ग्रुप के अंदर। कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। देखो क्या होता है कि जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे आदमी का हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसके ईसीजी करते हैं तो लाइनें चलती हैं मशीन के ऊपर, यूँ ऊपर नीचे अप एंड डाउन। तो उसका मतलब क्या होता है कि आदमी जिंदा है, उसके साथ से धड़कन चल रही है। लेकिन जब एक स्ट्रेट लाइन आई थी, यूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई थी सीधी, तो क्या होता, आदमी ख़त्म, राम नाम स्वाहा। तो ऐसा स्वाहा नहीं होना चाहिए, अप एंड डाउन चलता रहना चाहिए। अप एंड डाउन जैसा भी हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहना चाहिए मामला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा इसका, तो ए हैदर अली ने मार मार के भगा दिया था अंग्रेज़ों को इसमें। हैदर अली पिता था किसका? टीपू सुल्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? हाँ, मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त कौन सा युद्ध हुआ था? 4 युद्ध दिए गए हैं, 1 2 3 4, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, ये तो सबको पता होगा, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं दिया गया पूछा है भाई, यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं दिया गया था। तो कौन से पुत्र को नहीं दिया गया था? बताइए। ये 4 ऑप्शन है, 3 ही मान लीजिए एक प्रकार से, चौथा तो कुछ है ही नहीं। कौन सा पुत्र उसका दिया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत? थर्ड बैटल ऑफ आंग्ल मैसूर की बात हो रही है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी नहीं दिया गया था, फतेह हैदर। याद करने की ट्रिक है, हैदर अली का पोता था। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था? बताइए। अंग्रेजों का कौन सा सेनापति था, उसमें लीडर कौन था अंग्रेजों का? किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवो के हैदर अली को पराजित किया था? ये पोर्तो नोवो जो है ना, ये पुर्तगालियों ने नाम रखा था इसका, पोर्तो नोवो। नाम से समझ जाया करो, पकड़ लिया करो। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, नाम से चीज़ों को पकड़ लेता हूँ। पुर्तगालियों ने नाम रख देते हैं इसका। तो बताइए किसने पराजित किया था हैदर अली को? टू। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, आयर कूट ने। अरे यार, कर्नल कूट था ना, इसके नाक काट दी थी। हाँ, इसमें ना राजू दीक्षित कहते हैं कि इसमें युद्ध में हालांकि अंग्रेज जीत गए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि हैदर अली ने कर्नल आयरकूट का, जो कर्नल आयरकूट, इसकी नाक काट दी थी। नाक काट दी थी बिल्कुल, जैसे सुरपणखा काटी थी ना, ऐसे ही। तो उन्होंने कटी हुई नाक को लेकर भग जाता है वहाँ से। हालांकि उसकी आर्मी जीत जाती है, लेकिन वो जा रहा होता है अपने घोड़े बैठ करके। तो उसको रास्ते में सन्यासी मिलते हैं कि तेरे चेहरे से खून क्यों बह रहा है? मेरी नाक कट गई युद्ध के अंदर। कह रहा अच्छा, उनको आज हम तेरा इलाज करेंगे। कह कर दो। कह रहा हाँ बिल्कुल। तो सन्यासी उसको अपने आश्रम में लेकर वहाँ उसके दवा दारू की, उसको नाक को इस तरह से जोड़ा उन्होंने, वो उन आश्रम में उन आचार्यों ने, क्योंकि हमारे यहाँ पर से वो बहुत अच्छी तकनीक थी ना, बिना टाके के जोड़ दिया उसके आग, और उसको पता नहीं लगने दिया। और वो अपनी टूटी हुई नाक को जब कुछ महीनों के बाद ठीक हो गया तो इंग्लैंड में गया। तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में उसने कहा देखो मेरी नाक को कुछ हो रखा है। तो इतनी सफाई से जोड़ा कि मतलब उसको पता नहीं लग रहा था नाक कटी हुई है। तो उसने कहा हाँ मेरी नाक कट गई थी और मैंने ऐसे जुड़वाई। तो वहाँ से एक बंदा आया, वहाँ से एक क्या बोलते हैं, पूरा डेलीगेशन आया एक प्रकार से, और यहाँ से सीख करके गया। और वहाँ जा करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने बताई, और वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह खोले, और उन्होंने वो टेक्निक्स अपने नाम से पेटेंट ले लिया आरामखोरों ने। देखो कितने बड़े गद्दार थे ये लोग। कितने बड़े आरामखोर, धोखेबाज दगाबाज होती है अंग्रेज कौम, जितने भी यूरोपियंस होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता। तो ये कहानी थी इसके पीछे, कोई नहीं बताएगा आपको ये बातें। तो ये जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? ये था तो सही भाई, उसके तो लेटर हैं बहुत ज़्यादा। फारस के शाह को लिखा उसने, उसने तुर्की को, शाह को तुर्की में लिखे, तुर्की के नवाब को लिखा उस समय के। उसके लेटर में बकायदा नेशनल आर्काइव में हैदराबाद में, पता नहीं कहाँ पे है वो, है एक क्या बोलते हैं, सूर्या करके साउथ में एक एमएलए है, वो बताता है इसके बारे में। और एक जे दीपक साइन देखोगे आप गूगल पे जाना, जे दीपक साइन अबाउट टीपू सुल्तान या हैदर अली, या फिर आपका करना जे सूर्या, हाँ सूर्या, एमएलए सूर्या अबाउट टीपू सुल्तान करोगे तो वो बताएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी एक उससे संबंधित, उसमें देखना, उसमें बताता हूँ पूरी डिटेल इसकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3 का ऑप्शन नंबर सी, पीई रॉबर्ट्स कहते हैं कि वो कट्टरपंथी नहीं था। इन्होंने कह दिया, हमारे वालों ने मान लिया। क्या कहता है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में मारा, ये तो भी आया था ना, आयरकूट था, जिसकी तो नाक कट गई थी इसमें। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था, ये पता है, तो सबको पता है। रबड़ी क्वेश्चन। कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बना उसमें ये थे, हाँ कौन कौन थे? देख, हरामखोर ने किसे क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के लोगों को हमारे यहाँ के राजाओं के खिलाफ ही लड़वा दिया। टीपू सुल्तान के खिलाफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ग्रुप बनाया था, गुट बनाया, तीन दलों का। कौन कौन थे उसमें? एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ दो, और कौन कौन थे बताइए जरा। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखा जाए तो हुआ क्वेश्चन है। क्यों पाल सर? कुमार कुलदीप कुमार, और आपका राकेश, और है लड़कियों में से कौन है आपकी? अल्पना, ज्योति, जीनल, और कामनी तो खैर है ही, और कौन है? निशा भी कभी कभार आ जाती है।
एक सैनी सैनी है, कौन है, निशा सैनी, पता नहीं कौन है वो। और का नाम ध्यान नहीं आ रहा भाई मुझे। आर के सिद्धू, हाँ वो भी लाइव क्लास लेती है हमारी गूगल मीट में, तो एक बार भी आई शायद वो। और कौन है पुराने स्टूडेंट्स में से? संदीप हुड्डा भी आता है, हमारी क्लास लेता है। नीरज नेगी क्लास लेता है, लाइव में तो बाद में लेता है, उसके कमेंट आते हैं, मैं देखता हूँ उनको, रिप्लाई भी करता हूँ उनके। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो रेगुलर बने हुए हमारे साथ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, बी होना चाहिए। हाँ ठीक है, अंग्रेज थे एक तरफ, निजाम और मराठे, तीनों को ही लड़वा दिया, तीनों ने मिलकर लड़े, बाद में अलग अलग हो गए थे। सन 1768 1767 से 69 के मध्य प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ? निजाम हैदराबाद, और ये हो गया, देख लेना अच्छे से, निजाम हैदराबाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आगे देखते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको ऑप्शंस। अंग्रेज, मराठा, ट्रेवनकोर का राजा, इन चारों में से कौन सा शामिल नहीं हुआ था, एक बताइए। बहुत लंबी वीडियो हो गई यार आज की तो ना, 50 मिनट से ऊपर जाएगी। लाइक शेयर कर दिया करो यार, बगैर कहीं लाइक तो कर ही दिया करो, बगैर कहीं ये भी बोलना पड़ेगा आप लोगों को। 20 लोग देखते हैं, 10 लाइक नहीं आते, टच ही तो करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ट्रेवनकोर का राजा, सीधी सी बात, त्रावणकोर, ये आज का त्रावणकोर जिसे कहते हैं। अब भारत हमारा है, अंग्रेज यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की? बताइए कौन से युद्ध के बाद घोषणा की थी कि अब भारत हमारा है? क्योंकि सभी शत्रुओं को मेन को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, अंतिम जो मेन शक्ति थी उसको भी ख़त्म कर दिया था इन्होंने। मराठों का एक ख़त्म होना सबसे बड़ा युद्ध रीजन था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो लड़ा गया था ना अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, अफगानों के खिलाफ, और इधर से मराठे थे वो भाई साहब, लाख उसमें बहुत हानि हुई थी, सारी सेना मारे गए थे। मराठा बताते हैं कि महाराष्ट्र आज का, उस समय का मराठा साम्राज्य, आज का महाराष्ट्र अधिकतर में से शायद ही कोई ऐसा घर था जिसमें से कोई लाश ना गिरी हो, या जिसका किसी न किसी का कोई ना कोई सगा संबंधी उस युद्ध में शहीद ना हुआ हो। सैकड़ों हज़ारों लोग मारे गए थे उसमें, बहुत बुरा हाल हुआ था। और तो मुगलों ने वहाँ की औरतों को भी लूट लिया, शिविरों को लूट लिया, 40,000 से ज़्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग जो उत्तर भारत में जा रहे थे वहाँ पे कि हम युद्ध, वो तो सेना युद्ध लड़ेगी और हम वहाँ दर्शन करेंगे, मथुरा काशी वगैरह के हरिद्वार में नहा के आएंगे, इस तरह से उनका प्लान था। उनको भी मार पाए, वो तो साथ सूरजमल ने उनको बचाव किया बेचारे ने, उनको आश्रय दिया, उनको दवा दारू की, खाना पीना दिया और उनको विदा किया, फिर कुछ धन दे करके रास्ते के लिए और सिक्योरिटी के साथ उनको छोड़ा। तो ये हुआ था महाराम कहानी भैया, ये तो बहुत ऐसे लोग थे। फोर्थ आंग्ल बैटल युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है। 99 क्वेश्चन कहता है कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? बताइए साथियों। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम संधि जो की थी वो की थी, सबको पता होगा। तो सी, टीपू सुल्तान के साथ में नहीं भाई, हैदर अली के साथ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ टीपू सुल्तान के साथ की थी, ठीक है ठीक है ठीक है, टीपू सुल्तान के साथ की थी। हाँ तो साथ उसको, क्योंकि हैदर अली तो दूसरे युद्ध के बाद ही मारा गया था ना हैदर अली, तो फिर इसके बाद टीपू सुल्तान ने कमान संभाली थी युद्ध की। तो ये कुछ क्वेश्चन है साथ जिनको हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया है एमसीक्यू के माध्यम से, आप सभी की तैयारी करवा रहे हैं। हम अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, फिर भी कोई कसर रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। कोई इंप्रूवमेंट करने का कोई सुझाव आपके आमंत्रित होते हैं हर बार की तरह, ठीक है। कोई सुझाव देना चाहते हो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो सर बुरा मान जाएंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, आपके सुझाव आमंत्रित है साथियों। बताया करो क्लास को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कोई सलाह देना चाहो दे सकते हो, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी।
हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिर दोबारा दे देता हूँ आपको। सैटरडे को शाम 4 बजे गूगल मीट में हम मिलेंगे, हमारा वो डाउट सेशन। ठीक है, सैटरडे शाम 4 बजे गूगल मीट होगी, गूगल मीट के लिए तैयार रहना। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, डाटा बचा कर रखना, फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर लेना। दैट्स ऑल, बात ख़त्म। ठीक है, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू साथियों।